जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 देखेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर 41 तक सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। सारा सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपका एक भी सेट छूट गया है जाके जरूर देखिए। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। आपका सारा सेट जो है मिल जाएगा। कोई भी सेट आपका छूट गया है जाके जरूर उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। एनसीईआरटी पे आधारित ये बुक है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जो भी एग्जाम होने वाला सभी एग्जाम में ना बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस बुक्स को। अच्छे से इस बुक को कंप्लीट कीजिए और जाकर टेस्ट भी लगाइए। इसका डेली टेस्ट शाम में 6:30 बजे टेस्ट ग्रुप है, उस ग्रुप में टेस्ट होता है। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका स्पेशल ग्रुप है पीडीएफ के लिए। उस पर बहुत सारे जो है ना पीडीएफ उस पर डाला जाता है। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाला जाता है। तो उस चैनल को जाके जुड़िए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका शाम में डेली 6:30 बजे भी टेस्ट होता है। तो शाम में 6:30 बजे टेस्ट ग्रुप ज्वाइन करके शाम में 6:30 बजे टेस्ट भी दिया कीजिए। टेस्ट देने से ना आपका कन्फ्यूजन बहुत दूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आप गलती करते हैं ना, टेस्ट देने से क्या होगा, आप क्वेश्चन कम गलती कर पाइएगा। इससे पता चलेगा कि हाँ मेरा कितना नंबर आ रहा है और कितना हमको और पढ़ना चाहिए। तो उसमें उस ग्रुप में शाम में 3 बजे से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है, फुल प्रैक्टिस सेट। और शाम में 6:30 बजे होता है एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट होता है, डेली टेस्ट होता है। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। हम पूरा जो है ना आपको वीडियो लास्ट खत्म होते होते आपका सारा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इस सेट के पीछे जो है ना एक नोट्स दिया रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें ये नहीं समझिए कि इसमें जो है ना सिर्फ 50 क्वेश्चन रहता है, इसमें 100+ क्वेश्चन रहता है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा आपको पता चलेगा ना, या तो पहले से जो जुड़े हैं उनको पता होगा कि हाँ इसमें कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन रहता है और कितना इसमें क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छे रहता है लेवल क्वेश्चन का। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, क्वेश्चन सेट नंबर 42 का बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, बताइए आंसर। आपको जो भी आंसर आपको आएगा आपको कमेंट में आंसर देना है कि हाँ आंसर हमको ये पता था, आंसर नहीं पता था। आंसर जरूर आपको कमेंट में देना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का है, सक्रिय ज्वालामुखी का है। तो मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है, बताइए। कह रहा है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, तो कच्छ का रण है। क्या है, कच्छ का रण। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक जो निवास स्थान है ना कहाँ है, तो कच्छ के रण है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है, बताइए। कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो याद रखें 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। क्या है, 876 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, कि दूरी भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर है, तो 876 किलोमीटर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, क्या है, बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, बताइए। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी का है। किसका है, तो महानदी का है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कह रहा है कि मुद्रा प्रसार का श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, बताइए किस में। कह रहा है मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कीमतें। क्या होगा, ऊंची कीमतें। क्वेश्चन नंबर ये 7 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। कह रहा है कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, बताइए। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। क्या है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, बताइए। कह रहा है कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो का नहीं है, लेकिन टेनिस का कोर्ट पे खेला जाता है, कबड्डी का कोर्ट, खो खो का कोर्ट, याद रखिएगा। टेनिस का कोर्ट, कबड्डी का खेल परिसर को कोर्ट बोलते हैं, खो खो का कोर्ट बोला जाता है। तो जो कह रहा था ना, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का कोर्ट नाम नहीं है, तो पोलो का नहीं है, लेकिन खो खो का है, टेनिस का है, कबड्डी का, ये तीनों का है। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में किया गया था। कब किया गया था, 1929 में, ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, बताइए। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किससे था, शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो शहनाई से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, कोलकाता में है। तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योटो में किया गया था। क्योटो कहाँ है, तो जापान में, कहाँ है, जापान में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो क्योटो जापान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, उसमें कौन बोल रहा है कि गलत है, तो इसमें याद रखिएगा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीन वैली जो है ना, पीन वैली सिक्किम नहीं होगा, पीन वैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो ये है सिक्किम में, कंचनजंगा बोलेगा तो कहाँ है, तो सिक्किम में है, कंचनजंगा बोलेगा तो सिक्किम में, याद रखिएगा, सिक्किम में है। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम नहीं, इसलिए ये जो है ना 17 का डी आंसर गलत है। इसमें सही क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक, बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। तो पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में होगा। और कंचनजंगा कहाँ है, तो राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, याद रखिए, कंचनजंगा बोलेगा तो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर है 18 पे, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय है, बताइए। कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 18 का ए होगा, क्या होगा, रबड़ है। रबड़ क्या है, जैव निम्नकरणीय। अगर आप ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक देखोगे बिहार दरोगा का, इसमें क्वेश्चन था, तो ज्ञान बिंदु का जो सुबह सुबह वीडियो आता है ना, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, सब वीडियो देखा कीजिए, बहुत आपको ना फायदा होगा। जितने भी चैनल वीडियो आता है ना, सभी को आप अच्छे से देखा कीजिए, आपको जीके जीएस के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो रहता है ना, एक ग्रुप डिस्कशन में वीडियो बनाया जाता है, बहुत सारे लोग उसमें बोलते हैं आंसर, और इधर से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन का डिटेल ना संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। सभी वीडियो को देखा कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से जीके का जो है ना एक आधार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो सभी वीडियो को देखा कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी अगर आपको अगर कुछ क्यूरी है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ आपको, ये चीज़ में कमी है, उस चीज़ को हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ पूछना है भी कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तो टेस्ट ग्रुप ओपन रहता है, उस पर आपको भी अगर कुछ पूछना है तो उस पर भी कमेंट मैसेज कर सकते हैं। तो दोनों ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दोनों ग्रुप का लिंक पे क्लिक करके जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। एक टेस्ट ग्रुप है और एक पीडीएफ ग्रुप है, उस पर सारे जो है ना पीडीएफ और बोर्ड सारा उसमें डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि किस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि किस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी, ऋग्वेद है, क्या है, ऋग्वेद, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वेदांग नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ज्ञान नहीं है लेकिन शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है। तो कह रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, तो ज्ञान वेदांग नहीं है लेकिन शिक्षा, कल्प, निरुक्त क्या है, तो वेदांग है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित दर्शन और उनके प्रवर्तक में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें दर्शन दिया हुआ है, प्रवर्तक दिया हुआ है, इसमें कौन जो बोल रहा है गलत है। याद रखिए किस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर मीमांसा का जो है दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिए इसका जो है ना बादरायण है। कौन है, तो बादरायण है। याद रखिए बादरायण है। उत्तर मीमांसा का बोलेगा तो बादरायण है। और जैमिनी किसका है, जैमिनी जो है ना पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो कौन है, पूर्व मीमांसा का तो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो जैमिनी, याद रखिएगा। तो उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन है, तो बादरायण। और पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी है, याद रखिएगा। और इसमें न्याय दर्शन, न्याय का बोलेगा तो कौन है, गौतम, सही है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, गौतम, सही है। और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो कपिल, सही है। और वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है, उलूक है। तो न्याय का गौतम सही है, सांख्य का कपिल सही है, उत्तर मीमांसा का हो जाएगा बादरायण, और पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो जैमिनी, और वैशेषिक का बोलेगा तो उलूक हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अच्छे से इस बुक को हल्के में मत लीजिए। इसमें जो है ना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक प्रकार का डाला गया है। एक तरह से जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित बुक इस बुक को तैयार किया गया है। उस आधार पे जो है ना सर तैयार किए हैं। इस सेट को अच्छे से लगाइए और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। और टेस्ट जरूर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 22 निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है, बताइए क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होगा, अकबर जो है ना जहाँ शाहजहाँ जहांगीर, ये गलत है। अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था, ये सब क्रम जो है ना सही है। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब सही है। बाबर, हुमायूं, अकबर ये बिल्कुल सही है। तो कह रहा था कि कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है, ए जो है ना गलत है, लेकिन बी, सी, डी सही था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। किसको, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। तो कह रहा है कि किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष हस्तांतरित किया था, बताइए। कह रहा है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष हस्तांतरित किया था। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1571 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था, बताइए। झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था। और याद रखिएगा ना कि झलकी का संधि पूछा कब हुआ था, तो 1752 में हुआ था। कब, 1752 में हुआ था, झलकी का संधि हुआ था 1752 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और पूछा है कि झलकी की संधि किसके मध्य हुआ था, तो याद रखिए 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य जो है ना झलकी की संधि हुआ था। तो निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच कौन सा संधि होती है, झलकी की संधि। झलकी की संधि कब होता है, 1752 को होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1809 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1809 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था, बताइए। कह रहा है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही का विद्रोह कहा था। तो याद रखिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। कौन था, लॉरेंस एवं सीले ने। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरियतुल्लाह मियाँ ने किया था। किसने किया, सरियतुल्लाह मियाँ। तो फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरियतुल्लाह मियाँ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 अनुमोदक प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं, 50-50 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का है कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। कह रहा है कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, 84 है। कितने हैं, 84 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है, बताइए। कौन सा से कौन सा महीने के अंतर होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई अप्रैल के महीने में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को
कब प्रस्तुत किया था बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया बताइए। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना बताइए। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरुबादी बाद में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में है। तो कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी को प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय को प्राप्त है। और लेकिन शोषण विरुद्ध अधिकार ये प्राप्त है, प्राणी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, विधि के समक्ष समानता प्राप्त है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है ना विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार है, प्राण एवं वैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसको संतुतियों के आधार पर किया जाता है बताइए। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसको संतुतियों के आधार पर किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग की संतुति पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है बताइए। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है बताइए। इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? मीथेन है। क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर है 41 कह रहा है कि गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था बताइए। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन किया था। कौन किया था? न्यूटन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है बताइए। कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा। वाट जो है ना, ये शक्ति का मतलब क्या है? तो शक्ति का इकाई जो है ना वाट है। क्या है? तो शक्ति का इकाई वाट है, लेकिन ऊष्मा की इकाई कौन कौन है? कैलोरी ऊष्मा की है, किलो कैलोरी ऊष्मा की है, किलो जूल ऊष्मा की है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी बताइए। कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 यूनिट होगा। कितना होगा? 10 यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वनस्पति का नाम है बताइए। ब्रेस्टिका कंप्रेटिस किस पौधे का वनस्पति का नाम है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सरसों का है। किसका है? सरसों का। किसका है? सरसों का। तो कह रहा है कि ब्रेस्टिका कंप्रेटिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? याद रखिएगा 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसका है? सरसों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है बताइए। कह रहा है कि इनमें से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज है। क्या है? प्रोफेज है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में किस अंग में होता है बताइए। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत तथा पेशियों में होता है। किसमें? यकृत तथा पेशियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, क्या कारण है बताइए। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्या है? कैटालिस्ट हैं।
तो कह रहा है शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, बताइए। यूरिया का जो निर्माण होता है शरीर के किस अंग में होता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। तो ये क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब एक नोट्स पे आइए, इसमें ही तथ्य दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर सेट के पीछे जो है ना नोट्स दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है रहता है लास्ट के सेट, हर सेट के पीछे। पहला पॉइंट कह रहा है कि अलकनंदा एवं भारती का संगम स्थल क्या है। तो देव प्रयाग है। क्या है? देव प्रयाग, याद रखिएगा। तो अलकनंदा एवं भारती का संगम स्थल क्या है। तो देव प्रयाग है। नेक्स्ट बोल रहा है कि देव प्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है किसके नाम, किस नाम से? तो गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देव प्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है तो गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गंगा नदी भारत में के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार के निकट करती है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार के निकट करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है तो पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं जमुना के नाम से। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जानते हैं सांगपो नदी के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नदियाँ दिया हुआ है, संगम दिया है। कौन सा नदियों का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा एवं भारती का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं भारती का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा भाग मंदाकिनी कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी बोलेगा तो रुद्रप्रयाग होगा। अलकनंदा पिंडार बोलेगा तो कहाँ संगम होता है? तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार का बोलेगा तो कर्ण, सब में अलकनंदा तो है ही है, बस याद रखे भारती आएगा तो देवप्रयाग होगा, मंदाकिनी आएगा तो रुद्रप्रयाग होगा, और पिंडार आएगा तो क्या होगा? कर्णप्रयाग होगा, और विष्णु गंगा आएगा तो विष्णु प्रयाग होगा। इसका तो नाम में ही छुपा हुआ है, तो विष्णु प्रयाग है। अब आइए नेक्स्ट। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी दिया हुआ, तो उद्गम स्थल दिया हुआ है, सहायक नदी दिया हुआ है। तो कौन सा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है। इसका सिंधु नदी की सहायक नदी कौन? सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, झेलम है। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु की है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। गंगा नदी का बात करें उद्गम कहाँ से? गोमुख हिमानी से होता है। और गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन है? यमुना है, गंडक है, बागमती है, रामगंगा है, आदि है। ये सभी जो है ना, तो गंगा, यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमानी से होता है। और यमुना की सहायक नदी कहूँ चंबल, बेतवा, केन है। क्या है? चंबल, बेतवा, केन है। नेक्स्ट है कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोसाईनाथ चोटी से होता है। और कोसी का बोलेगा लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, थारू है। तो कोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, थारू है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से होता है। और नर्मदा नदी का जो सहायक नदियाँ हैं हालन है, बांजार है, तवा है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है ना उद्गम होता है चेम, युंग, डूंग, हिमानी, मानसरोवर झील से होता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो सहायक नदियाँ हैं मानस है, तिस्ता है, सुबनसिरी है, दिबांग है, लोहित है। तो मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्रा का है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में होता है। महानदी का जो उद्गम होता है सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में होता है। अब ब्राह्मणी बैतरणी जो है ना किसका सहायक नदी है? तो महानदी का है। कृष्णा नदी का बोलेगा तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। और कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा, ये सब किसकी नदियाँ? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रिवेंद्रम की पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी की उद्गम कहाँ से होता है? त्रिवेंद्रम की पहाड़ी से होता है। और गोदावरी नदी का जो सहायक नदियाँ कौन कौन है? बेनगंगा है, पेनगंगा है, मजीरा है, सबरी है, बरधा है, प्राणहिता है। तो बेनगंगा, पेनगंगा, मजीरा, सबरी, बरधा, प्राणहिता जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिवेंद्रम की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। भवानी, अमरावती, हेमावती, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, और इसका सहायक नदियाँ भवानी, अमरावती, हेमावती है। अब है प्रमुख जल संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया रहता है, बताइएगा। पहला पॉइंट है ना कि 8 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य है? तो मालदीव और मिनी क्वाई के मध्य है, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य है? तो मालदीव और मिनी क्वाई के मध्य है। 9 डिग्री चैनल बोलेगा तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के मध्य है। 9 डिग्री चैनल बोलेगा तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के मध्य है। 10 डिग्री चैनल बोलेगा तो किसके मध्य है? तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य। डंकन पास बोलेगा तो लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के पास स्थित है। तो देखें डक्कन पास जो है लघु अंडमान दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल जो है ना ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान में स्थित है। कोको चैनल बोलेगा तो उत्तरी कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। पाक स्टेट बोलेगा तो तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य जल संधि है।
मनार की खाड़ी बोलेगा तो क्या है, तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। मनार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत की सबसे तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील है। भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है, बुलर झील है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चुलामू झील है। कौन सा है, चुलामू झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चुलामू झील है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार निर्मित झील कौन सा है, तो लोनार झील है। भारत में ज्वालामुखी का उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है, तो लोनार झील है। नेक्स्ट है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सा है, हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सा है, हुसैन सागर झील है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। और वेबनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। वेबनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। तो ये सेट नंबर था 42, सेट नंबर 42 कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले का जो भी सेट छूटा है ना, जाके जरूर देखिए। आपको बहुत सारे जो है ना, अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इसमें बहुत सारा फायदा करेगा। अब मानते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए। और जो है जितना हो सके इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है उसको सारे को देखने को कोशिश कीजिए। बहुत सारा जो है ना आपको फायदा मिलेगा। टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप, जो ग्रुप है, चैनल है और टेस्ट ग्रुप है, दोनों का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास ना बहुत मेहनत से जो है ना बनाया जाता है आप लोग के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी से जो है ना सब्सक्राइब करवाइए। बहुत जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करवाइए जितना जल्दी हो। 2000 इसका जो है ना सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।